सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शन के हवाले से सब की नज़रें हैं कि इलेक्शन कमीशन जो आइन में एक डेट दी गई है 90 दिन उसमें इलेक्शन करवाए। लेकिन आज एक सवाल के जवाब में बड़ा अहम पॉइंट था नैयर बुखारी साहब का। उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन से पूछें कि वो क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि हल्का बंदियों में सीटें तो बढ़ाई नहीं जानी हैं। सिर्फ हल्का बंदियों का मामला सादा है कि हल्के बढ़ाए जाने हैं, हल्कों का जो हदूद अरबा है वो तयन करना है। उसके लिए इतने दिन ज़रूरत भी नहीं है। यही मुतालिबा जमात इस्लामी की जानिब से भी था। तो क्या वाकई अब इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन करवा सकेगा? क्योंकि वक्त पर इंतखाबात के हवाले से अब अमरीकी सफ़ीर की जानिब से भी कहा गया, नायब सेक्रेटरी ख़ारजा की जानिब से भी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ गुफ्तगू में कहा गया है इलेक्शन वक्त पर होना आइन का भी तकाजा है और अगले आने वाले वक्त में जो कॉन्टीन्यूटी होती है 5 साल की आने वाली हुकूमत उसके लिए भी ज़रूरी है। तो फिर इलेक्शन कमीशन की जो ज़िम्मेदारी है वो निभा पाए या नहीं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजम्मिल शाह साहब, सहाफ़ी तजज़ियाकार, और मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब आपसे आगाज़ है। पीपल्स पार्टी ने CCI में मंजूरी दे दी, लेकिन अब वो मुसर है, इसरार यही कर रही है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाया जाए, जो मीटिंग इलेक्शन कमीशन में करके आई है। बाकी जमातों में भी जिससे जमात इस्लामी है वो चाह रही है, PTI चाह रही है वक्त पर इलेक्शन हो। तो ये वक्त पर इलेक्शन का इतना ज़्यादा जो मामला है, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से, सदर से तो वो मिले नहीं, सियासी जमातों से मिलने के बाद वाकई उस जाने बायक जो आइन का तकाजा है और वो पूरा भी कर पाए? हमारे या तो रोम में होते इतने, या ये समझते हैं कि जो लोग हैं, मीडिया है, वो इतना बेखबर है, इतना इनफॉर्म्ड है। हम जो कहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने अहम बात कही, भाई साफ बात ये है कि जब आप 12 अगस्त को अगर आप असेंबलियां डिसॉल्व कर देते तो आप 60 दिन में इलेक्शन हो जाते। लेकिन ये पूरा एक वेल प्लान तरीके से जो कुछ किया गया, क्योंकि नवाज शरीफ को साहब की पार्टी, शहबाज शरीफ साहब की पार्टी इलेक्शन चाहती ही नहीं थी। इवन 90 दिन के बाद भी उन्हें पता था कि महंगाई ये है, उन्हें पता है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आ सकते थे। उन्होंने, और खुद दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी से भी तमाम पार्टियों ने, आपको याद है कभी ऐसा हुआ कि डिनर में एक तय कर दिया कि फैसला निगरान का, हर चीज का शहबाज शरीफ साहब करेंगे। अब जनाब ये बाकायदा इसके लिए मर्दमशुमारी मई में हो चुकी थी। अगर वो मर्दमशुमारी मई में हो चुकी थी, वो चीज हो गई थी, तो पूरा प्रोसेस जो है वो 60 दिन 90 दिन में खत्म हो जाता। आपको याद होगा कि इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ते पहले अचानक शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह कोई इतने, सॉरी टू से लफ्ज मैं बेवकूफ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उन्होंने ऐसे बेसाख्ता तो नहीं कह दिया होगा। उन्हें पता था कि वो कह रहे हैं कि एक नई मर्दमशुमारी के तहत एक हफ्ते पहले जब असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं, 5 अगस्त कह रहे हैं कि नई मर्दमशुमारी होगी, नई हल्का बंदियां होंगी, और वेरी सेकंड डे CCC का इजलास जो बहुत दिनों से नहीं होता, मुकद्दस काउंसिल का इजलास हो जाता है अगले दिन, उसके अगले दिन काबीना पूरी देती है। और उसी दिन शहबाज शरीफ का साहब का बयान, हमारे बुखारी साहब या इनकी पार्टी इतनी बेखबर थी, या मैं समझता हूं कि किसी फूल पैराडाइज में रह रही थी, उनका बयान आया कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। अगर आप अखबार उठा लें कि शहबाज शरीफ साहब का बयान, राज का बयान उसी दिन आया, तो उन्होंने उस दिन क्यों नहीं पूछा कि जनाब आपने तो हमसे, इसमें कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। अच्छा वो पेपर भी उठा लीजिए, वहां कहीं नहीं लिखा कि CCC कॉन्फ्रेंस में या कैबिनेट में ये भी कहा गया हो कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदी के बाद इलेक्शन 90 दिन में कराना लाजमी है। किस आइन की बात करते हैं आप? आपको पता नहीं है आइन हमारे ज़ियाउल हक को 9 साल दे दिए, मुशर्रफ साहब 6 मानने गए, 3 साल लग गए। अभी जो क्या हुआ मई में जब इलेक्शन हुए, जो होने थे पंजाब और KP में, पूरी इलेक्शन कमीशन कह रहा था आपके एक के बाद दीगर बिल पास किए जा रहे थे कि इलेक्शन नहीं हो सकते, एक दिन इलेक्शन होंगे। याद है ना आपको जी कि ये इन्होंने क्या कहा था? अब आखिर में आ गए कि एक दिन पहले कहते सना वजारत खजाना ने कहा पैसे नहीं है, 1 अरब रुपया।
रंजन अदालत दफा ने कहा हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। इन्होंने किस तरीके से इलेक्शन मुलतवी कराए और आइन खामोश था। यानी अगर ये इलेक्शन नहीं कराते हैं तो इलेक्शन खामोश है। और अभी भी मैं कहता हूं कि कहीं ये आइन यहाँ पर खामोश है कि 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? सही। इलेक्शन कमीशन के पास है कि मालियाती इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई तूफान भी आ सकता है, कोई जल्जला भी आ सकता है, और इस वक्त माशी सूरत यहाँ पे लेके भी आ गए। तो जनाब इनको पता था, पीपल्स पार्टी को पता था कि अब ये सिर्फ फेथ सेविंग के लिए कह रहे हैं। तो ये फिर इस वक्त जो है वो सूरत हाल बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं वो मुख्तलिफ है। तो फिर मुजम्मिल ये गुडी गुडी खेला जा रहा है। इलेक्शन होने चाहिए, सियासी जमातों का तो पहला मौक़िफ़ ये होता है कि इलेक्शन हो, चाहते हैं इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन के बगैर तो सियासी जमात का कोई जो है वो हाल ही नहीं है। तो ये आप गुडी गुडी खेल रहे हैं, अपनी अपनी सियासत खेल रहे हैं। इनिशियली पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, नून लीग भी शामिल थी, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो हनीमून पीरियड था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि 60 लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं, जिनमें से अक्सर व बेशतर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। इसके अलावा ये भी आप कि बहुत से पीपल्स पार्टी की शख्सियात की नैब इंक्वायरीज का आगाज़ भी होने वाला है और उनके अगेंस्ट बहुत जल्द ये नैब की कार्रवाइयाँ जो हैं वो खबरों की जीनत बन जाएंगी। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जो प्रिविलेज समझ रहे थे कि हमारे पास है वो उनको दिया नहीं जा रहा और एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर रहे, जो सिस्टम में कुछ मौजूद लोग हैं जो पीपल्स पार्टी सोच रही थी। तो पहली तो वो चीज़ आया हो गई कि इलेक्शन का मुतालबा जो पीपल्स पार्टी का था मेनली, नून लीग का नहीं था कि इसी साल इलेक्शन होना चाहिए, वो तो बैकफायर कर गया। जहाँ तक नून लीग की बात है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझसे अभी पाकिस्तान में महंगाई का सवाल ना करो। अब अगर वो नवाज शरीफ साहब की वापसी क्लेम भी करते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस दौर में इतने मुश्किल हालात के अंदर वो किस तरह को मटीरियलाइज करेंगे, जब इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि इस कदर महंगाई है कि लोग बिल जला रहे हैं, सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए भी हालात मौजू नहीं है। तो लगता यही है कि इलेक्शन का जो मुतालबा था उसमें खासी ताख़ीर है। और ये मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग जो निगरान काबीना का हिस्सा हैं उसमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो 16 से 18 महीने का मैंडेट मिला है, यानी कि वो प्राइवेट मीटिंग्स में ये बातें करते हुए सुने जाते हैं, जिससे आइडिया ये होता है कि शायद ये हमारी और आपकी खाम ख्याली है कि ये इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। सोलंकी साहब ने तो क्लियरली कह दिया कि निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। और इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि तो निगरान हुकूमत फिर किस लिए मुसम्मिल है? निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना है, लेकिन इलेक्शन के लिए माहौल देना पूरा वो तो निगरान हुकूमत फिर क्या करनी है? निगरान हुकूमत फिर क्या करने आई है? ये तो सोलंकी साहब की थ्योरी है, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपका इस बात से मुराद क्या है कि हम इलेक्शन करवाने आए नहीं हैं, क्या करने आए हैं। तो जहाँ तक अब सदर पाकिस्तान का ताल्लुक है कि वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि वो सितंबर के वस्त में घर जा रहे हैं। यानी कि जो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने कंटिन्यू करना है क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, चूंकि सदर का इलेक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए वो कंटिन्यू कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उनके लिए भी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि शायद वो इतना गुजारा जो कर रहे हैं वो भी बड़ा मुश्किल था जो उन्होंने कर लिया है। तो इसके बाद यही है कि जो सेनेट के चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और जो सारा सिस्टम है वो आपको पता है अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो चला रहे हैं इस वक्त भी। तो पॉलिटिशियंस के लिए बुरी खबर है, आवाम के लिए बुरी खबर है। जब हम बिल कम करने की बात करते हैं तो जवाब मिलता है कि एहतजाज से बिल कम नहीं होता। तो लगता यही है कि पाकिस्तान की आवाम जो है इनके लिए खासा मुश्किल एक क्वार्टर जो आने वाला है वो रहेगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन इंश्योर करना किसी की प्रेफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, हर कोई जो है वो अपने मैंडेट को एंजॉय कर रहा है। बिल्कुल, ये सूरत हाल भी ये नज़र आ रही है। तो मुजाहिद बरेलवी साहब, तो फिर अपने हाथों से सियासतदानों ने अपनी ताकत, अपनी चीज़ जो है वो हवाले की है कि ये लीजिए कि आपकी मर्ज़ी, आप इलेक्शन जब करवाना चाहें। तो फिर ये तो नुकसान मुल्क का, जमहूरियत का, पार्लियामान का, सियासत का खुद सियासतदान कर रहे हैं। आप सॉरी टू से क्योंकि हमने दहाइयाँ देखी हैं, कहाँ मुल्क का नुकसान। यहाँ 10 साल अयूब खान हुकूमत करके चला गया, या खान मुल्क तोड़कर चला गया, 10 साल ज़िया-उल-हक का भयानक दौर हमने देखा, 10 साल मुशर्रफ हुकूमत कर चला गया। कौन सी कौम का नुकसान अब आप भुगत रहे हैं ना। ये जो आके जो बल्कि थे ये शरीफ हुकूमत और इनके साथी आज हम पर क्या छोड़ के गए।
बाकी दोनों हजरात जो है लंदन चले गए, 340 रुपए का डॉलर करके चले गए, 300 रुपए का पेट्रोल करके चले गए, बिजली जो है 54 रुपए की करके चले गए, अपने इनके बंगले और ये सब कुछ चले गए। और ये जो कहता हूँ ना, वो गालिब साहब ने कहा था, लोग अपने कातिलों के उशाक में दी जान। ये अवाम भी नहीं, जो आप अवाम करते रहते हैं, ये पुअर अवाम भी इन्हीं जागीरदारों वडेरों को वोट देते हैं। ये जो आपके वोटर हैं, ये भी उन गाड़ियों। सर आज तो देखे ना, अवाम बगैर किसी पार्टी, बगैर लीडर के एहतजाज निकलेंगे जब उनके बिजली के बिल ही इतने लंबे चौड़े हैं। 2-4 दिन करेंगे, बेचारे पिटेंगे, जेलों में जाएंगे, थानों में जाएंगे, सकत जाएगी, बेचारे लोग मकबरे करेंगे। कौन सी पार्टी खड़ी है, कौन सा हो रहा है ये कुछ। मैं आपसे बात कह रहा हूँ, सॉरी टू से, कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपको इल्म है कि कितनी मजबूत है, उनके हाथों में कहां से निगरान है, कहां से आए, हमें कुछ नहीं पता। और ये किस तरह राय फरार अख्तियार कर गए इस 16 माह में। इन्हें नहीं पता था कि IMF के वायदे के बाद यहाँ क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। ना डॉलर मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, ना बिजली मिलेगी। यही होना था ना, नाक रगड़ के इन्होंने वायदा किया। इतनी भयानक खौफनाक सूरत में अवाम को छोड़ के गए, जिसके बाद हम जैसे लोग कहेंगे भाई अब अल्लाह ही सूरत को चलाएगा, वही शायद बचाएगा। इनके बस की बात तो नहीं। और ये निगरा वो लोग हैं जो काउंसलर अपने हल्के के नहीं होंगे। मुझे आप इनमें से 6 का शजरा वो बता दीजिए कि ये हैं कौन लोग, कि सिंध में जो कैबिनेट बनाई है, या आपने जो फेडरल गवर्नमेंट बात बोलती, डॉक्टर साहिबा अच्छी खातून है, फॉरेन मिनिस्टर है, कि बाकी कौन लोग हैं। मुख्तलिफ बिजनेसमैनों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदों को आपने एनर्जी का इंचार्ज बना दिया, ट्रेड का इंचार्ज बना दिया। मजाक कर रहे हैं गवर्नमेंट लोगों के साथ इस तरह की निगरान गवर्नमेंट बनाकर। ये तो हल्दी नहीं क्या है, ये बात कर सकते क्या है। तो फिर इस निगरान हुकूमत का तो किसी किस्म का कोई स्टेक ही नहीं होता। तो मुजम्मिल ये जो एहतजाज कर रहे हैं और 3-4 मीटिंग के बाद भी वज़ीर आज़म बेबस हैं, और कल जब खबर ये दी जा रही थी कि IMF से पूछेंगे, IMF की इजाज़त होगी तो ये टैक्सेस के मामलात रिवर्स होंगे या उसमें कोई टैक्सेशन में चेंज होगा, तो फिर तो ये बेबस हुकूमत है, फिर आवाम भी बेबसी से एहतजाज ही करे। देखिए, मैं तो ये कहा करता हूँ कि MD IMF जो है ना, वो डायरेक्टली पाकिस्तान की या पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैनेजर हैं। पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि यहाँ जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, इनसे कोई मुतालबा करने का फ़ायदा ही नहीं है। आप ये देखिए कि काकड़ साहब को ये बताया गया मीटिंग के अंदर कि अगर आपने 200 यूनिट वालों को भी रिलीफ देना है ना, उसके लिए भी IMF की परमिशन चाहिए, वरना प्रोग्राम डीरेल हो जाएगा। आज IMF ने आप हमें रिटर्न में लिख कर दें कि अगर आप इनके बिल पे सब्सिडी देते हैं या फिर इसको आप डेफर्ड पेमेंट पे डालते हैं, तो उससे जो टैक्स कलेक्शन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी दीजिए, उसके बाद कोई फैसला करें। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 13 अरब रुपए एक साल के सरकारी मुलाजमीन, जिसमें डिस्कोस के और बापडा के एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनके घरों का बिल मैं और आप अपनी जेब से अदा करते हैं, ये अवाम अदा करती है। क्यों करती है, इसका जवाब कौन देगा? हमें क्या ज़रूरत है कि हम सरकारी मुलाजमीन को प्रिविलेजेस और इसके अलावा एलीट कैप्चर इनका इंश्योर करें। पाकिस्तान की आवाम जो है वो इतनी इन्फ्लेशन देख रही है जो अनप्रेसिडेंटेड है, उसके बावजूद ना इनके प्रोटोकॉल्स ख़त्म होते हैं, ना इनके जो प्रिविलेजेस हैं जो एक नौकरी करने की वजह से इनको मिलते हैं वो ख़त्म नहीं करते। तो इसको कट डाउन करना पड़ेगा, रिफॉर्म करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि रिफॉर्म हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो खुद इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। अब जिसकी इंडस्ट्री को, जिसकी फैक्ट्री को मुफ्त बिजली मिल रही है, वो कैसे रिफॉर्म करेगा? उसका तो अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे। तो ये कहना कि इस गवर्नमेंट के पास कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, तो फिर क्या हल है? हल क्या है मुजम्मिल के जिनसे हम मांग रहे हैं या हल? वो तो खुद ये पर्ल्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो फिर कभी नहीं करेंगे। तो हल क्या है? अवाम ऐसे ही फिर रहे, 400 जो है वो रुपए डॉलर पे चली जाए, यूनिट जो है वो 90 रुपए पर चला जाए, फिर ऐसे ही रहें। देखिए, एलीट कैप्चर की ये कहानी है ना, 18 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। इसका हल ये है कि आपके पास एक सॉलिड मैंडेट की गवर्नमेंट हो जो कि रिपीटेडली कंटिन्यू करे। हमारे यहाँ पे 3 साल बाद वजीर आज़म फारिग हो जाता है। अब मसला ये है कि रिफॉर्म हमेशा लॉन्ग टर्म आती है। निगरान हुकूमतों से रिफॉर्म एक्सपेक्ट करना वैसे ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि उनका काम रिफॉर्म करना है। तो उनसे बात तो करनी नहीं चाहिए कि आप रिफॉर्म करके दें। आपका काम है इलेक्शन करवाएं और घर जाएं सिर्फ। हमारा काम ये है कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनकी एक ऐसी हुकूमत आए जो कि उनको आंसरेबल हो। निगरान गवर्नमेंट के अंदर जो टेक्नोक्रेट्स आते हैं, टेक्नोक्रेट किसी अवाम में हल्के में जाके वोट नहीं मांगते, ना वो अवाम को जवाबदेह होते हैं। इसीलिए उनसे एक्सपेक्ट करना मैं नहीं समझता रैशनल चीज़ है। पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन चाहिए और कम से कम 15 से 20 साल का पॉलिसी तसलसल चाहिए।
उसके बाद हम इन तमाम मसाइल से निकल सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे ही एक हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत की तमाम पॉलिसी और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है, कभी IMF की डिरेलमेंट से, कभी एक्स्ट्रा कर्जों से। इसके अलावा हमने देखा 1.5 साल में पिछले 3.5 साल की गवर्नमेंट से ज़्यादा कर्जे लिए PDM की हुकूमत ने। तो ये जो एब्रप्ट चेंजेस हैं, इंस्टेबिलिटी है, ये ख़त्म किए बगैर कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। सॉलिड मैंडेट की हुकूमत जो आप मुजम्मिल कह रहे हैं वो तो आ भी जाए 5 साल 4 साल 3 साल तो वही इसी तरह से चला रहे होते हैं जैसे ये चला रहे हैं। फ़र्क ऐसा क्या मुजाहिद बरेलवी साहब के कोई मैंडेट लेकर आने वाली 5 साल की हुकूमत, वहाँ भी रिलीफ और ये आवाम के लिए तो कुछ नज़र नहीं आया, तकलीफ वहाँ भी माजी में भी नज़र आई। आप सही कह रहे हैं ना, साल से तो है ना, वो 1.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। हेल्थ का आपको पता है, क्राइम का आपको पता है, रेप का आपको पता है। तो ये तो आप कह रहे हैं कि मैंडेट भी तो मिला पूरा 5 साल मुस्लिम लीग को, 5 साल पीपल पार्टी को मिले, 10 साल, और सूबों में 13 साल से ये लोग बैठे हुए। बात ये है कि सॉरी टू से ना, ये पार्टियां जो हैं वो लिमिटेड कंपनियां हैं। अवाम में मज़ाहिमत की ताकत खत्म हो गई है। अवाम जुल्म सहने, महंगाई झेलने के आदी हो चुके हैं। वो इसका हिस्सेदार बनना चाहते हैं। ये कौम जब वैसे तो कौम हमारा इज्जत नफ्स खत्म हो जाए, मज़ाहिमत खत्म हो जाए, तो वही इस कौम के साथ होता है जो सब हो रहा है। मैं दावे से कहता हूं कि अगर 300 क्या 400 रुपए में भी आप पेट्रोल खरीदेंगे, 55 क्या 75 रुपए में भी बिजली कटेंगे, क्योंकि आपकी मज़ाहिमत खत्म हो गई है। जिन पार्टियों के को हम लोग कंधों पे उठाते रहे, असल में ये लोग थे जिन्होंने हमें इस जगह पहुंचाया। इसलिए पूरा पॉलिटिकल रोल ही हमारे जो एक अवामी मज़ाहिमत का था या जमहूरी जदोजहद का था, वो खत्म हो गया है। किधर है ट्रेड यूनियन, किधर है मीडिया हाउसेज, किधर है हमारी और जो हारी का ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बढ़कर पॉलिटिकल पार्टियां। तो बड़ी जगह कोई कुछ फहमी में नहीं रहे, बड़ी डार्क भयानक तारीख पोजीशन है। हाँ, ये जरूर है अशराफिया और एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा, वो जिसको आप देख नहीं रहे, 34 करोड़ बिजली के यूनिट फ्री मिल रहे हैं इन लोगों को। अभी आज मैं देख रहा था कि सदर मुमलिकत कह रहा है कि मेरी तनख्वाहें 2 बार बढ़ा दो, एक बार नहीं। यानी 12 लाख तनख्वाह है, 14 लाख करो, फिर 13 लाख करो, और पिछले तमाम की तनख्वाहें दो। यानी इनको, और ये कहाँ रहते हैं, ये हमारे कराची के मिडिल क्लास के दांतों के डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनकी सदारत में महीने 2 रह गए होंगे, ये मुतालबा कर रहा है जिस मजा कर गए सदर, तो IMF वाले, वर्ल्ड बैंक वाले हंसेंगे नहीं। वहां दूसरे मुल्कों में जाके देखिए। तो किस मौजू पे बात करूं आपसे भाई, अपने मुदस्सिर, जिधर जाएं बड़ा तलखी आ जाती है लहजे में। लेकिन ये हकीकत है बरेलवी साहब जो आप बयान कर रहे हैं, ये हकीकत है कि जब मामलात इस नहज पर हों तो फिर अवाम में जब इज़्ज़त नफ्स और मज़ाहमत ही ख़त्म हो जाए तो फिर वो कुछ नहीं हो सकते। और मुज़म्मिल ने एक बड़ी अहम बात की कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रिफॉर्म्स की जो खुद इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, तो फिर आफरीन है इस अवाम पर। जी बरेलवी साहब कुछ फरमाएं। सदर साहब का आप गौर कीजिए, यानी कह रहे हैं जो 2021 में भी तनख्वाह थी वो, यानी अब अंदाजा लगा लें 12 लाख का मतलब ये कि 12 तो बनाने 10 करोड़ रुपए एक मांग रहे हैं, फिर कह रहे हैं 23 से, और इस वक्त मुर्दा कौम से 25 करोड़ तो सिर्फ सदर मांग रहा है भाई, जो बड़े माशाल्लाह शरीफ मौलवी परहेजगार सब कुछ काम उनके साथ आते हैं। और किसका रोना रोए, खुले आम, उन्हें पता है कि कोई बोलने वाला नहीं है। हम जैसे लोग तबसरा करेंगे, क्या फर्क पड़ता है इससे। इस सूरत हाल इस तहज पे बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल शाह साहब को भी बहुत शुक्रिया। और अब आवाम को खुद ही फैसला करना है कि वो किस तरफ जाना है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे आज कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ जो चेयरमैन PTI की दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है और आज इसमें अहम कुछ मामलात सामने आए हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे जो साथी रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। इमरान वसीम नुमाइंदा खुसूसी आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुल्करनैन इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज की समाअत पर इमरान साहब, आपसे सबसे पहले ये जो फ़ायदा उठाने वालों के हवाले से कहा गया कि एक फ़हरिस्त जमा करवाएगी, मज़ीद इसको अपडेट करके दिया जाए, ये किस तनाजुर में आज ये कहा गया अदालत की जानिब से?
ये इस तनाजुर में आज अदालत ने खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये जो नैब कानून ज़्यादा तरमीम की गई उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो कि नैब में चल रहे थे, उनकी इंक्वायरियाँ चल रही थी, एहतसाब अदालतों में उनका ट्रायल चल रहा था, तो ये तरमीम आने के बाद ये केसेस सारे वापस हो गए, इन पे कार्रवाइयाँ नहीं हो सकी, इन पे जो अदालती प्रोसीडिंग थी उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो इन तरमीम से जो फ़ायदा उठाने वाले हैं जो बेनिफिशरीज हैं, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि हमें नैब ने इस हवाले से जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनसे मुतल्लिक दिसंबर और जनवरी में रिपोर्ट जमा करवाई थी, लेकिन उसके बाद फिर किन लोगों ने अब तक क्या तादाद हो चुकी है, कितने नंबर हो चुके हैं, उन तमाम की डिटेल दी जाए कि अब तक इन तरमीम से कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया है। 2 रिपोर्ट्स पहले नैब ने जमा करवाई थी, अब तीसरी अपडेटेड रिपोर्ट आज के दिन तक जो है वो नैब से तलब कर ली है। ये रिमार्क्स थे चीफ साहब के। बिल्कुल। अच्छा जुल्करनैन, आज मंसूर अली शाह साहब के जो अहम रिमार्क्स थे, जो पहले दिन से उनका सवाल था कि वो बुनियादी हक कौन सा है जो मुतासर हो रहा है, क्या आज उनके अहम रिमार्क्स रहे हैं केस की समाअत में? देखिए, मंसूर अली शाह साहब तो पहले दिन से ही एक सवाल उठा रहे हैं जैसे आपने बताया, और आज भी उनका यही सवाल था कि हम अभी तक डिग आउट करने की, खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नैब तरमीम से कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं। उन्होंने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनके लोकल स्टैंड आई के हवाले से, यानी कि उनके हक के मुतासरा फरीक होने के हवाले से भी सवाल उठाया और कहा कि अगर नैब तरमीम से मसला होता या करप्शन को ज़्यादा फैलने का डर होता तो किसी मालियाती इदारे ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया, जिनके ज़ाहिर है जिनके पैसे से करप्शन होती है उन्होंने रुजू नहीं किया। उन्होंने कहा किसी पब्लिक ने, किसी अवाम ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं की, किसी सियासी जमात ने रुजू नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर किए भी है तो ऐसे शख्स ने किया जो एक रन अवे पार्लियामेंटेरियन है, मीन्स के पार्लियामेंट से भागा हुआ है, जिसने पार्लियामेंट के फ्लोर पे पेश खड़ा नहीं हुआ, उसने मुखालफत वहाँ नहीं की और वहाँ का फोरम छोड़ के वो अदालत में आ गए, तो उनका लोकल स्टैंड आई भी है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती पहले दिन से आज तक कि कौन से बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी हुई है, और आज 50वीं समाअत है तो अजीब सी बात लग रही है जो इतना लंबा हम इस केस को चला रहे हैं, अब तक ये चल क्यों ना। उन्होंने कहा मुझे इस बात की अब तक समझ नहीं आई। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी आज काफ़ी अहम रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के जवाब में बेसिकली कहा कि आर्टिकल 184(3) में किसी के मुतासरा फरीक होने का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार होता है कि अगर कोई एक ख़त भी लिखे उन्हें और अदालत समझे कि ये मामला बुनियादी हकूक़ का बज़ाहिर लगता है तो उसमें यह अवामी नोयत का क्वेश्चन है, अवामी मुफाद का इसमें सवाल है, तो अदालत उसको भी पटिशन में कन्वर्ट करके समाअत कर सकती है। इसके लिए किसी का मुतासरा फरीक होना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, ये बहरहाल अब देखते हैं कि ये केस में आगे चीज़ें चलेंगी, लेकिन आज हुकूमती वकील जो इमरान साहब हैं, मखदूम अली खान साहब, उनके क्या आज रिमार्क्स थे इस सारे मामला के हवाले से? क्या उनके दलाइल थे वहाँ से? जी इमरान साहब। मुदस्सिर मुझसे पूछ रहे? जी इमरान साहब। जी बिल्कुल, हुकूमती वकील का तो यही कहना है मखदूम अली खान का कि पहले तो जैसे चीफ साहब ने रिमार्क्स दिया कि अगर वो ख़त लिखते तो उसके ऊपर भी अदालत जो है आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है उसको एक्सरसाइज कर सकती है, उस लेटर को एक पटिशन में चेंज करके बाकायदा अदालत लगा के उसके ऊपर अहकामात भी जारी कर सकती है। तो जब ये बात की चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने तो हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने कहा तो फिर इस केस में भी आप एक पब्लिक नोटिस जारी कर दें, जिसने आना होगा अदालत के सामने आ जाएगा। तो मतलब कैच किया जो ये रिमार्क्स से चीफ साहब के, उसे कैच किया हुकूमती वकील ने और जब जवाब दिया कि आप करें इसके ऊपर नोटिस, जिसने आना होगा आपकी अदालत में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो एक सियासी जमात का सरबरा आपके सामने है, ना कोई अवाम में से आया है, ना कोई सियासी जमात आपके सामने आई है। तो फिर इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने रिस्पॉन्ड ये किया कि क्योंकि अब 1 साल पहले अगर आप ये प्रेयर करते, क्योंकि 1 साल तो हो गया इस मुकदमे की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है, 1 साल पहले करते तो कोई और बात होती, अब तो वक्त थोड़ा रह गया है। तो ये जो वक्त थोड़े वाली बात है, तो ये चीफ साहब इशारा दे रहे थे कि अब उनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आ चुका है, तो इसलिए अब पब्लिक नोटिस करके अगर हजारों की तादाद में लोग आ गए तो ये जो केस है इसकी कार्रवाई को समेटा नहीं जा सकेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं जाते जाते जुल्करनैन, ये आज मामला तो ये नैब तरमीम का था, लेकिन आज बाज़गश्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से भी हुई और हुकूमत पर एक बड़ा जो जुमला है वो भी ये था कि हम इंतज़ार कर रहे थे पार्लियामेंट के हवाले से। वो क्या गुफ्तगू थी आज इस केस? देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए, उन्होंने कहा, बाज़ अखबारात का हवाला दिया और कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि कल की प्रोसीडिंग में मुझसे बात मंसूब की गई कि मैंने अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की समाअत के दौरान तस्लीम किया था कि इस बिल में खामियां हैं जिसकी वजह से पार्लियामान इसका दोबारा जायज़ा लेना चाहती है। उन्होंने कहा मैं ये बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा था
कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के साथ साथ जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है, इन दोनों में दो शिकें ओवरलैप कर रही हैं, उसकी तस्दीक चाहते थे। लेकिन क्योंकि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी, फिर उसका फैसला महफूज कर दिया, अगस्त के दूसरे हफ्ते में वो फैसला आया, इस वजह से पार्लियामान ने उसका जायजा नहीं लिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हत्तुल इम्कान अदालत ने इंतजार किया था कि पार्लियामान इस बिजनेस को जो कानून साजी है उसका हम इंतजार करते रहे, क्योंकि हम कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे। लेकिन अगस्त तक पार्लियामान बड़ी मसरूफ रही कानून साजी में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर शायद पार्लियामान की तरजीहात में शामिल नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बिल को सिरे से छेड़ा ही नहीं। अगर वो चाहते, जहां उन्होंने इतने बिल पास किए हैं, तो इसकी भी वो एक तरमीम को मंजूर कर सकते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका भी, और इमरान वसीम साहब आपका भी। कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहे थे। और आज एक बड़ा अहम दिन पाकिस्तान के हवाले से कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, और आज मुल्तान में उसका आगाज़ हो गया पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मैच में। लेकिन पाकिस्तान की टीम फुल स्ट्रेंथ पर खेल रही है, लेकिन फुल स्ट्रेंथ के बावजूद ये जो परफॉर्मेंस है वो फुल स्ट्रेंथ वाली नहीं है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद हैं इकबाल जमील साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी। इकबाल जमील साहब, 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए और अभी 150 स्कोर नहीं हुआ है, तो क्या छोटी टीम के खिलाफ बड़ी टीम खेल रही, उसका कोई प्रेशर नहीं लिया? क्या वजह आप समझते हैं कि इस मैच को लेकर? एक प्रेशर कैसे नहीं लिया, सारी बात यह है कि बाबर आजम ने तो कहा था कि कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तो किसी टीम को हल्का नहीं लेंगे, हम हर टीम को एक मेरिट पे खेलेंगे और पूरा मुकाबला करेंगे, और ये बात बिल्कुल सही थी उनकी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज पाकिस्तानी बैट्समैनों ने गैर जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया। 2 रनआउट पे 2 रनआउट 30 ओवर में भी उनके 143 स्कोर है, आप ये अंदाजा लगा लीजिए। और जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जो स्कोर बोर्ड बता रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है कि 227 230 तक बनाएंगे। बाबर आजम अब थोड़े से कुछ फॉर्म में आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, उन्होंने 2-3 कट शॉट्स खेले हैं। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि नेपाल की वो टीम जो है जिसने यूएई को शिकस्त देने के बाद ये यहाँ तक पहुंची, पहली मर्तबा एशिया कप में आई, और उनके बॉलर्स ने इंतहाई नफीदुल बॉलिंग की है। अब ये कहना पड़ता है कि थोड़ी फील्डिंग थोड़ी स्लॉपी थी, और लेकिन हीट बहुत है, गर्मी बहुत है, और उसके बावजूद उन्होंने कमाल का, और खासतौर पे उनके स्पिनर्स ने, लिमिशान ने, एरी ने कमाल की बॉलिंग की है जनाब। बाबर आजम ने 50 रन स्कोर किए 72 गेंदों पे। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब किस अंदाज की वो बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। फील्डिंग में देखिए 2 उन्होंने रनआउट्स के डायरेक्ट थ्रो के साथ, और कप्तान ने, रोहित पौडल ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके आउट कर दिया इमाम उल हक को, जो कि रियल माने में एक थ्रेट नजर आ रहे थे। फखर जमान जिस गेंद पे आउट हुए, उन्होंने एक वाइल्ड गेंद को चेस किया, कट हुई, और विकेट कीपर ने एक शानदार कैच किया, अपने पांव को भी हिलाया तो लेग स्टंप की तरफ बॉल, इंस्टेंट ये कि वो टाइमिंग करके अपने पांव को आगे लेके जाते, वो उन्होंने लेग स्टंप की तरफ लेके गया ऑफ स्टंप की गेम को। तो ये मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, और ये नेक टू नेक कॉन्टेस्ट हो रहा है। अगर इससे पहले जो करण ने कैच छोड़ा है, जिनके फास्ट बॉलर ने, बाबर आजम का, अगर वो कैच पकड़ लेते तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की टीम 225 230 के अंदर स्कोर जो है वो कहीं और से और होता है। चले देखते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो जवाब में क्या दिखाती है। लेकिन इकबाल जमील साहब, बड़ा इवेंट है कि पाकिस्तान एशिया कप का इनेकाद कर रहा है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए भी ये मामलात कि अगर बेहतर तौर पर पाकिस्तान के अंदर ही जो मैचेस बाकी होना है वो करने के बाद, तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट का कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी के मामला जो हैं वो भी पाकिस्तान को मिल पाएंगे 2 साल बाद। चैंपियंस ट्रॉफी के वो तो खैर मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान फुल साइड खिला रहा है, पूरी साइड खिला रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अंदर नेपाल जो है पहली मर्तबा खेल रहा है। आप ये देखिए फुल स्ट्रेंथ के साथ अगर इस टाइप की आप बैटिंग करेंगे तो मेरे ख्याल में अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे पूरे यकीन है अगर विकेट थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए फेवर होती है ना, इसलिए कि बिल्कुल ड्राई विकेट है, बिल्कुल सॉलिड विकेट है। बाबर आजम ने टॉस जीतने के बाद यही कहा था कि हम इस पर बैट करेंगे, ये एक साजगार विकेट नजर आती है। उस पर अगर आपकी ये परफॉर्मेंस है तो ये एक सवालिया निशान है। मैच तो शायद आप जीत जाएं, लेकिन बहरहाल नेपाल को क्रेडिट जाता है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मैं तो ये कहता हूं आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल, ये नेपाल ने आते ही और अपना आप जो है वो मनवाया भी है, दिखाया भी है, बताया भी है नेपाल की जानिब से। अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग और खासतौर पर बाबर आजम जो विकेट पर मौजूद हैं वो किस तरह से टीम को आगे लेकर चलते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए आगा सलमान इतनी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हुए, आप ये देखिए इंतहाई गैर जिम्मेदाराना।
इमामुल हक रन आउट में फील्डर के हाथ में गेंद है और आप रन ले रहे हैं, नतीजा है कि डायरेक्टली वो हिट कर गई। और सलमान आगा का तो अभी मतलब अभी कैरियर शुरू हुआ है, अभी वो ज्यादा गए भी नहीं है, उन्होंने खाम खाया। देखते हैं कि पहले मैच की ये जो खामियां और गलतियां हैं वो किस तरह से इनसे सीखा जाता है। शुक्रिया इकबाल जमील साहब मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और स्कोर की जो बढ़ता जा रहा है और उसका नाम है डॉलर, जो ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद अब मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है। कफील अहमद हमारे बिजनेस रिपोर्टर हमारे साथ हैं। कफील, कफील से हम इस सूरत हाल पर जानेंगे कि वजह क्या है कि इंटरबैंक हो, ओपन मार्केट हो, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब क्या इस पर कोई कैप लग पाएगा, किसी किस्म के कोई सूरत हाल बेहतर होगी या ये इसी स्पीड में और इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। क्योंकि डॉलर जो है वो अब आज के दिन में ही बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई ₹1.5 के करीब इंटरबैंक में उसका इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में तो डॉलर को किसी भी तरह से रोकना मुमकिन ही नहीं हो पा रहा है। कफील अहमद हमारे साथ है। ये क्या वजह है इतनी तेज़ी के साथ डॉलर बढ़ रहा है, को रुकने की या स्पीड स्लो होने की तवक्को नहीं? देखिए इम्पोज है नहीं है और इस वक्त जो इम्पोर्ट पर बैन हटाया गया तो उसके बाद जो है वो डॉलर की तरफ जो है वो उसमें इजाफा देखा जा रहा है। यही वो जो आता है पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल के वो डॉलर जो है वो 3 से 4 रुपये 45 पैसे पर जो है वो आज क्लोजिंग आई है। और अगर हम ओपन मार्केट की बात कर ले, ओपन मार्केट में जो एक्सचेंज कंपनी जो मीडिया को अपना नंबर जारी करते हैं वो 319.50 पैसे है, लेकिन अगर आप खुद जाएंगे हम जाएंगे तो तकरीबन 325, 328 और 330 के लेवल पे ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो ट्रेड हो रहा है। और दूसरी बात अगर हम करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो उसमें आज खासी नेगेटिविटी देखी गई है और 525 पॉइंट की मार्केट में जो है वो कमी है। कारोबार के अख्ताम तो तकरीबन 46,000। तो ये सूरत हाल जो है वो सामने है डॉलर की। बहुत शुक्रिया कफील, आगाह कर रहे थे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।